सबसे पहला इवेंट है 8057, जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है। अब 8057 जंग आज़ादी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जंग आज़ादी यानी आज़ादी की जंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि किससे आज़ादी हासिल करनी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अब फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम आज़ादी किससे लेना चाह रहे थे और क्यों लेना चाह रहे थे। ये एक मैप समझ लीजिए, बड़े सगीर का नक्शा था। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े सगीर क्या था। ठीक है, बर कहते हैं कुश्ती को, सगीर छोटा, कुश्ती का छोटा हिस्सा। उस टाइम पाकिस्तान भी नहीं बना था, उस टाइम इंडिया भी नहीं था, एक ही सरजमीन थी, ये बाउंड्रीज थी, पूरी अंदर की हदूद यानी इस बाउंड्री के अंदर का जो एरिया था, इसको हम कहते थे ये बड़े सगीर है। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी रियासतें थी। रियासत समझते हो? क्या होती है पूरा रियासत? सूबे की तरह समझना चाहिए। ये इसमें बहुत सारे सूबे थे। अब कुछ ऐसे रियासतें थी जिसमें हिंदू ज़्यादा तादाद में थे, कुछ ऐसी रियासतें थी जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में थे, और कुछ ऐसी रियासतें थी जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हुकूमत हुआ करती थी पूरे बड़े सगीर पे स्टार्ट में, वो होती थी हिंदुओं की। ठीक है, मुसलमान कम तादाद में थे, मिनोरिटी थी मुसलमान की, वो रह रहे थे वहाँ पे। हुआ यूँ कि जब हिंदू यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो हर रियासत में एक हिंदू राजा बैठा होता था। ठीक है, यानी जैसे हमारे यहाँ एक पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, फिर उसने अपने मातहत जो है वज़ीर आला रखे थे, हर सूबे का अलग वज़ीर आला है, क्योंकि वज़ीर आज़म कहता है मैं अकेला पूरे मुल्क को नहीं दे सकता, तो अपनी असिस्टेंस के लिए या अपनी आसानी के लिए उसने जो है वज़ीर आला रखे थे। यहाँ पे भी ये सिस्टम था, यहाँ पे एक बड़ा हिंदू राजा जो यहाँ बैठता था, फिर हर रियासत के उसने एक राजा रखा हुआ था। हिंदुओं की हुकूमत थी। एक इलाका था सिंध का, रियासत थी सिंध की। ठीक है, अब इसमें जो मुसलमान थे ना, एक मुसलमान कंट्री था, उस पे हो गई जंग। जब जंग हुई तो इन्होंने क्या किया, बरसगीर के मुसलमान थे या बाकी मुसलमान, ये सारे उनकी मदद के लिए पहुंच गए वहाँ पे कि मुस्लिम कंट्री है, उन पे बुरा वक्त आया, हम उनका साथ है। तो जब यहाँ से लोग गए जंग के लिए, सारे काफले के काफले यहाँ से गए, जब वहाँ पहुँचे तो मुसलमानों के जो बड़े बड़े हम कह सकते हैं यंगस्टर थे या नौजवान थे, उनको जंग में शहीद कर दिया गया। अब उनके छोटे छोटे से बच्चे थे, वो यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, मर्द सारे खत्म हो गए, मैन पावर कम हो गई हमारे पास। फिर क्या हुआ, उस मुल्क ने ये सोचा कि भाई ये हमारी मदद के लिए आए थे, क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें, यानी अब इनके बड़े तो रहे नहीं, सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं है इनके पास, तो क्या करें किया जाए इनके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक समुद्री जहाज, उस टाइम सफर होता था समंदर के जरिए, तो उन्होंने एक समुद्री जहाज जो है उसको बुक किया, और उसमें सोने जवाहरात हीरे बड़े बड़े आला क्वालिटी के उन्होंने गिफ्ट दिए कि ये चीज़ें हैं, आप जाएं, औरतों को बच्चों को जहाज पर बिठाया और वापस रवाना कर रहे थे इस मुल्क में कि आप वापस जाएं, ये चीज़ें आप जाके इनसे गुजारा करें। अब जो सिंध का राजा था उसको खबर हुई कि ऐसे ऐसे मुसलमानों का एक जो है समुद्री बेड़ा आ रहा है जिसमें तोहफे तारीफ हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं। तो उसने क्या किया, जैसे ही अब सिंध बॉर्डर के पास जैसे ही इंटर हुआ बैरी जहाज सिंध में, तो अब इसने क्या किया, इस राजा ने उसको चेक कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा किया, उनमें जो सामान था, जो हीरे चांदी जवाहरात सारे गिफ्ट्स थे, तो वो भी खींच लिए, औरतों बच्चों को भी कैद किया। अब जब कैद किया तो जाहिर बात है उन्होंने सामान पे भी कब्जा है, हर चीज कब्जा, उनको कैद करके रख दिया है। अब छुड़ाने कौन आता है इनको? ये क्या हुआ, हज्जाज बिन यूसुफ था, मुसलमानों का उस टाइम बड़ा था, उसको पता लगा तो उसने यहाँ का जो बड़ा राजा था इसको खत लिखा कि आप ये जो राजा हैं सिंध के, उन्होंने हमारे मुसलमान दोस्तों को बच्चों को कैद किया हुआ है, उनको रिहा कराएं और उनका साजो समाज हो गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने
इनको खत लिखा तो इन्होंने आगे जवाब दिया कि जो सिंध का राजा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरी बात नहीं मानता, आप खुद उससे बात करें, जैसे भी करें, मेरा मतलब नहीं। हजार बिन यूसुफ अभी ये चाहते थे कि टेबल टॉक पे बात हो जाए, खत्म हो जाए, यानी बात तो सही, गुफ्तगू सही, मसला सॉल्व हो जाए, जंग ना हो। तो जब देखा कि नहीं माने, फिर उन्हीं औरतों में से जो कैद हो चुकी थी, एक औरत ने खत लिखा हजाज बिन यूसुफ को कि क्या मुसलमानों के मर्दों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि उनकी बेवाएं, औरतें, बीवियां, बेटियां, बच्चे सारे कैद हैं गैर मुस्लिमों की कैद में, तो कोई ऐसा मर्द नहीं रहा जो आगे इनको आजाद करे। तो उस पे हजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को, भतीजा भी था और दामाद भी था इनका, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये 17 साल का था, इसकी एज जो थी वो 17 साल थी, नौजवान था, 17 साल का। इसको कहा कि जी आप जाएं, इनको आजाद करवाते हैं, और कुछ 200-300 लोग भी दिए कि जाएं। मोहम्मद बिन कासिम 712 में पढ़ते हैं ऐसे बुक्स में, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फतह किया, ठीक है। अब इसने, ये मैं आपको बैक हिस्ट्री में, टॉपिक हमारा है कि 57 से है, इसकी थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या थी, फिर क्या हुआ, हुकूमत यानी कैसे चेंज होती रही। मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध में, इंटर हुआ, इसने उस राजा के साथ जंग की, राजा को शिकस्त दी, औरतों को आजाद करवा लिया, सोने जवाहरात हर चीज़ आजाद करवा ली। इनके मंदिर, हिंदुओं का सिस्टम है कि इनके मंदिरों पर सोना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सोने पे भी कब्जा कर लिया। और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा उनको, आवाम को बुलाया कि बताएं आप कैसे हुकूमत चाहते हैं। तो आवाम ने कहा कि आपने कब्जा किया है, आपने जंग किया है, जंग जीती है, तो अब आप काबिल हैं, आप जो चाहें हमसे भी पूछ लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके मज़हब में और हमारे मज़हब में यही फ़र्क है, हम क्योंकि मुल्क आपका है, हमारी जंग थी गवर्नमेंट से, उसको शिकस्त दी, अब रहना आपने, आप बताएं क्या चाहते हैं। तो उन्होंने अपने अपने मुल्क बताए। इस बात पे लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम मुसलमान हुए कि जो मज़हब गैर मुस्लिम को इतना सपोर्ट करता है वो अपने मुसलमानों को क्या नहीं देता हो। तो इस चीज़ से मोहम्मद बिन कासिम की इस बात से मुतासिर हुए और आके इस्लाम कबूल किया। अब जब इस्लाम कबूल किया तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने पहले हुकूमत संभाल ली, शिकस्त दी, राजा को गिरफ्तार किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मुसलमान भी उन्हीं के मुल्क के होना शुरू हो गए थे, फिर उनकी मदद से इस रियासत पे आए, फिर इस पे आए, ऐसे बढ़ते चले आए, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन कासिम फौत हुए तो उनके जो बाकी मेंबर्स थे या लीडर्स थे वो ऐसे करते गए। एक वक्त आया इस पूरे बड़े सगीर की रियासतों पे, जिस तरह पहले हिंदू बैठे होते थे, अब सारे मुसलमान बैठे, पूरे इस पे कंट्रोल मुसलमानों का आ गया, ठीक है। हिंदुओं से हुकूमत खत्म, अब आ गए मुसलमान। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हुकूमत मुसलमानों की थी, फिर अंग्रेज कहाँ से आ गए, ठीक है। देखना यह है कि अंग्रेज किस तरह आए यहाँ पे। अब ये हिंदू थे, हिंदुओं से मुसलमानों के पास आ गए, अब मुसलमानों से अंग्रेजों के पास आए, वो कैसे वो आए, समझ आ रही है। अंग्रेजों से अंग्रेज आए थे यहाँ पे तिजारत करने की गर्ज से, कारोबार करने की गर्ज से। जैसे हमारे यहाँ पठान आए हुए एक सीज़न में आते हैं, कमाते हैं, अगले सीज़न में घर जाके बैठता है। यहाँ पर भी ये सिस्टम था, ये तिजारत की गर्ज से कोई पठान तो नहीं बैठा। चलो कोई घर नेगेटिव बात नहीं है, वैसे भी उनकी एक क्वालिटी है, वो 6 मंथ काम करते हैं, पार्टी उठाते हैं, हम सारा साल काम करते हैं, फिर भी घर में खाना नहीं बनता हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तिजारत की दर से आए हुए थे, अब बोर हो रही, मैंने सुनने आ रही थी, तिजारत की दर से आए हुए थे। तो जब यहाँ पे आए तो इनका जो है एक मतलब तिजारत कर रहे थे। यहाँ आखिरी बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। ये आखिरी बादशाह था, ये बीमार हो गया। मुसलमानों का आखिरी बादशाह, मुसलमानों में बहुत सारे खानदान है, गोरिया है, गजनवी है, मुगल है, ये मुगल खानदान का आखिरी बादशाह था। इसके बाद हुकूमत मुसलमानों की खत्म हो गई। ये हो गया बीमार। जब ये बीमार हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा भाई मुल्क का बादशाह है, चाहते हैं इसकी इयादत कराते हैं। अंग्रेज आगे जी इसकी इयादत करने के लिए, इयादत करने के लिए आए तो ये बेड पे डेथ बेड पे पड़ा बनने वाला था। तो जो ऊपर बैठे थे उनसे पूछा
कि बादशाह साहब की तबीयत, उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो अब मुश्किल है। तो उन्होंने कहा जी अगर आप कहें, अंग्रेज़ों ने कहा हम अपने मुल्क से डॉक्टर बुलवाते हैं जो इनके इलाज करेंगे वो ठीक हो जाए शायद, अब मरते को और क्या चाहिए, जहाँ से भी थोड़ा सा मिल जाता है वो कहता है ठीक है बुला लें। उन्होंने कहा जी बनाए। जब उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया वो आए, उन्होंने इनका इलाज किया, बादशाह साहब ठीक हुए। तो एक दिन जलाल में बैठे हों कि बुलाएं जी उन अंग्रेज़ों को, ताजरों को जिन्होंने मेरी जान बचाई। वो आगे उनसे आए, पूछा मांगे जी आज क्या मांगते हैं। बादशाह था जलाल में बैठा था, उन्होंने कहा जी, वो भी आगे शातिर थे, उन्होंने कहा जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें ये जो तिजारत कर रहे हैं इसकी प्रॉपर परमिशन दे दें तिजारत करने की। ठीक है जाए, ना सिर्फ आपको तिजारत करने की इजाज़त है बल्कि आप लिमिटेड आर्मी भी रख सकते हैं। तो उन्होंने उस आर्मी को बढ़ाते, यानी सिक्योरिटी को रख सकते हैं, उस सिक्योरिटी को बढ़ाते बढ़ाते वक्त आया उन्होंने अपनी आर्मी बना ली। फिर सबसे पहले तो इन्हीं को आके पकड़ा, इनको पकड़ा, कैद कर लिया, बाद में इनको मरवा दिया। फिर इसी तरह एक रियासत पे, दूसरी पे, तीसरी पे, तो ऐसे करते कराते पूरी रियासत पे कब्जा करके अंग्रेज। क्लियर हो गया? नहीं। अच्छा, अब अंग्रेजों की हुकूमत है, ठीक है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर जंग कर रहे हैं कि इनसे आज़ादी हासिल करें कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान तो रह रहे हैं, हमारा तो मुल्क है, हम दोनों में से किसी की हुकूमत हो। ये तीसरी कौम कहाँ से आ गई है, इसको निकालना। इस मकसद के लिए हमने जंग की, आज़ादी की जंग, इनसे आज़ादी हासिल करने के लिए। ठीक है, अब बदकिस्मती से ये जंग हम हार गए, अंग्रेज जीते। अंग्रेज जब जंग जीते तो अंग्रेजों ने कहा कि अब इनकी खैर नहीं है। तो हिंदू शातिर थे, हिंदू अंग्रेजों के पास आ गए कि जी ये जंग जो आपके साथ की है ये सिर्फ मुसलमानों ने की है। क्यों? क्योंकि आपने हुकूमत किनसे खींची है? मुसलमानों से। हमारे तो मुसलमान वैसे दुश्मन है, इन्होंने हमसे हुकूमत खींची है, हमारे लिए तो आप बेहतर है। अंग्रेजों को कायल कर दिया, अंग्रेज इस बात पे कायल हो गए और आखिर क्या हुआ, मुसलमानों के खिलाफ हो गए अंग्रेज और इनसे इनकी दोस्ती हो गई। जंगी आज़ादी के बाद कोई ऐसा वो नहीं था, कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पर मुसलमानों को बदहाल न किया गया हो, उनको शिकस्त ना की गई हो, जुल्म न किए गए हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उर्दू हिंदी तनाज़ा खड़ा हो गया 1867 में। ये बनारस एक जगह का नाम था इंडिया में, बरसगीर में। बनारस में ये झगड़ा हो गया। हिंदू कहे कि कौमी ज़बान जो है वो हमारी हो या ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हो, मुसलमान कहें हमारी हो उर्दू हो। आखिरकार डिक्लेयर किसने करना था? हुकूमत करती है, हुकूमत अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया जी, हिंदुओं की संस्कृत ज़बान थी हिंदुओं की, या समझ लगे जो हिंदुओं की ज़बान थी उसको उन्होंने रोका था। अब हिंदुओं की ज़बान को जब उन्होंने ओके किया कि ठीक है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस टाइम यहाँ पे हमारे लीडर थे सैयद अहमद खान, ठीक है, वो अंग्रेज़ों के पास ब्यूरोक्रेट थे। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? ब्यूरोक्रेट CSS ऑफिसर्स जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट थे सैयद अहमद खान के पास। उन्होंने देखा गवर्नमेंट में रहते हुए ऑफिसर देख लेता है कि भाई ये हमारे साथ सिंसियर नहीं है, तो उन्होंने मशवरा दिया कि ये कौम कभी हमारे साथ सिंसियर नहीं हो सकती। यहीं पे उन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। इसके बाद दो कौमी नज़रिया उन्होंने सब हम पढ़ते हैं बुक्स में कि सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। दो कौमी नज़रिया ये का नज़रिया कहते हैं सोच को दो कौमी, यानी ये सोच थी कि बरसगीर में दो कौमें हिंदू और मुसलमान। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 1885 कांग्रेस का क्याम। अब कांग्रेस क्या है, सवाल ये पैदा होता है। कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की जमात है, ठीक है, और इसको AOU था, इसने बनाया अंग्रेज था, ठीक है। अब समझने की कोशिश ये करें कि एक सियासी जमात थी, ये सियासी जमात का काम क्या होता है। जो भी टॉपिक स्टार्ट करें पहले उसके बारे में आपको बताओ कि ये होता क्या है, इसका मकसद क्या है। तो सियासी जमात का जो मकसद है वो ये है अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम करना। मिसाल देता हूँ कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं, आप इस सीवरेज का मिसाल देते हैं। अब आप कहते हैं कि सीवरेज कौन बनवाए? प्राइवेट कॉलोनी है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, आप अकेले नहीं बनवाओगे, आप नहीं बनवाओगे, आप नहीं बनवाओगे, मैं
मैं कोई पैसे लगाऊँ, पूरे कॉलोनी का फ़ायदा है इसमें, गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट टैक्स बेसिस पे लेती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि अब पैसे तो वज़ीर आज़म ने देने हैं, वज़ीर आज़म तक हमारी अप्रोच नहीं है, हम टैक्स कैसे मिलें। हम क्या करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को हर गली का एक काउंसलर वोट करता है, काउंसलर हमारे एरिया का बनता है, हम उसके बाद जाते हैं यार ये काम करवाता हूँ, वोट नहीं देते आप। वो कहता है कोई मेरे पास तो कुछ नहीं होता, मैं ऊपर क्या देता हूँ नाजिम को, तहसील नाजिम को कहता है यार, वो कहता है यार मेरे पास पैसे थोड़ी है, मैं ज़िला नाजिम को क्या देता हूँ, ज़िले नाजिम को कहता है, ज़िले नाजिम कहता है यार मेरे पास फंड थोड़ी है, फंड मैं वज़ीर आला को क्या देता हूँ, वज़ीर आला पंजाब को कहता है, वज़ीर आला पंजाब कहता है मैंने पैसे कहाँ से दें, मुझे ऊपर से मिलेंगे, फिर वो कहता है मैं वज़ीर आज़म को क्या देता हूँ, वज़ीर आज़म को कहता है फिर वहाँ से फंड आते हैं नीचे। यानी हमारी बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने के लिए जो दरमियान में लोग थे ये सियासी जमात के लोग, ठीक हो गया, ये इसका काम होता है, यानी हुकूमत और आवाम के दरमियान रास्ता। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात याद रखने की कि जब ये जमात बनाएंगे तो कहा गया कि ये बरसगीर में दो बड़ी कौमें हैं ना, हिंदू और मुसलमान, ये दोनों की नुमाइंदगी करेगी, दोनों जमातों की डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाएगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पता लगा ये सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करिए, मुसलमानों की डिमांड्स पे कोई काम नहीं करती। इस वजह से हमने ये सोचा कि हमारी अपनी एक सियासी। फिर आ जाता है तकसीम बंगाल, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तकसीम बंगाल क्या है, अगर ये लेक्चर आपको आ जाता है तो पूरी बादशाही आ जाती है। आप तकसीम बंगाल को समझने की कोशिश करें, यही बड़े शरीर था, इसके अंदर एक छोटा सा तो नहीं कह सकते, बड़ा सा सूबा था, उसका नाम था बंगाल। अब इसमें से वही कंडीशन थी, ये जो साइडें थी ना, ये इलाके, इस साइड पे हिंदू ज़्यादा तादाद है, ये जो इलाके थे यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद थे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के हवाले से आता है। मैंने भी आपका सिलेबस नहीं देखा, आप इसके बाद अपना सिलेबस खुद उठाएं, देखें इसमें से कितने क्वेश्चन आपके आए। मोस्टली क्वेश्चन आपके MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये एक लेक्चर में सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, फिर उसमें क्या हुआ कि तकसीम बंगाल हो गई अंग्रेजों का। अच्छा, यहाँ पे होता था दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत समझते हो, दारुल दुनिया का कोई मसला नहीं है, पता है, नहीं पता, अली आपको पता है, चले देखें, ये वो अब लास्ट डिग्री आप प्रोफेशनल डिग्री में बैठे, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलता ये चीज़ें सीखने का। पहले था आपने 8th में पढ़ी, चलो नहीं आई, मैट्रिक में पढ़ लेंगे, नहीं आई FSC में पढ़ लेंगे, अब प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आज नहीं सीखा तो फिर ये मौका नहीं मिलता। कोशिश करें अब इसको इस तरह से करें। मैं कहता हूँ आप फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आपने एक पोस्ट पे बैठे हैं, आप अपने डॉक्टर के साथ बैठे हों, या कोई आ जाता है, कोई आपका दोस्त आ जाता है, वो आके, मैं अक्सर कहता हूँ वेले बंदे का काम है सियासत पर डिस्कस करना। तो आप अपने दोस्त में बैठे, ऑफिस में बैठे, कोई दोस्त मिलने आ जाता है, सियासत के बारे में बात हो, जब आपके ऑफिस में कोई आता है तो उसके लिए आप वहाँ के बहुत बड़े एक बैठे हैं, सबसे अक्लमंद आप बैठे, तो अक्लमंद से कोई क्वेश्चन कर लिया जाए कि जी पाकिस्तान का ये इशू है, ये चीज़ है, ये दारुल हुकूमत कौन सा है, और अक्लमंद से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको हर चीज़ आती है। आपका एक इमेज बना होता है, जब आप सीट पर बैठते हैं तो ये नहीं देखता कि मेडिकल स्टूडेंट हैं या किसके हैं, तो इनको ये कहते हैं कि बेसिक चीज़ें ये आती है। कोशिश करें इनको, ठीक है हम डेप्थ पे नहीं जाते, लेकिन आपको मेन चीज़ें तो आनी चाहिए। अब तकसीम बंगाल क्या थी, ये दारुल हुकूमत था। दारुल हुकूमत हमारा जैसे इस्लामाबाद, यानी सारे सूबे कमा के दारुल हुकूमत को देते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से सबको बांटता है। ऐसे समझ लें ये होता है बाप, ये सारे होते हैं बच्चे, सारे बेटे कमाने वाले होते हैं, कमा के किसी बाप को देते हैं, फिर बाप अपनी मर्जी से बड़े बेटे को कितने देने हैं, बेटी को कितने देने हैं, वो अपनी मर्जी से दे रहा होता है। दारुल हुकूमत का यही काम होता है। अब यानी गवर्नमेंट के सारे फंड्स यहाँ पे आते हैं, पैसे इनके पास होते हैं, फिर इन्होंने ही खर्च करने होते हैं सारी रियासतों पे। अब ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा तादाद में थे, दारुल हुकूमत यहाँ पे था, मुसलमान वैसे कम तादाद में थे, ये एरिया बहरान पड़ा था जैसे हमारा चोलिस्तान पड़ा है, ये एरिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। पैसे जितने आते थे ये फंड ये सारे इस साइड कर जाते थे, इधर कुछ पैसे ही खर्च नहीं होते थे। ना हमारे पास कोई एजुकेशन सिस्टम था, ना हमारे पास कोई हॉस्पिटल का निज़ाम था, ना हमारे पास कोई और सेक्टर थे। हम दिन पर दिन बस्ती की तरफ जा रहे हैं और ये मंदी की तरफ जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, अंग्रेज क्योंकि छोटा सा मुल्क है, अगर मैप पे देखें ना बरतानिया, आधी से ज़्यादा दुनिया में इन्होंने हुकूमत किया है, कब्जा किया हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि दुनिया हासिल की कि अंग्रेजों को गवर्नमेंट करना ही नहीं आती, ये इतना बड़ा एरिया है, वीरान पड़ा है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने इस वीरानी को ख़त्म करने के लिए ऐसी हुकूमत
इसको तकसीम कर दिया बंगाल को। क्या किया, इसको कह दिया ये है जी मशरकी बंगाल, ये है जी मगरबी बंगाल। अब जब सूबा अलग होता है फिर उसका दारुल-ए-हुकूमत भी अलग होगा। इसका दारुल-ए-हुकूमत वही था, यहाँ पे क्योंकि सूबा अलग हो गया, इसका दारुल-ए-हुकूमत अलग बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मिलते थे 100 मिलियन फंड कि आपने इस पूरे पे खर्च करने हैं। अब क्योंकि 2 हो गए तो 50 इसको मिलेंगे, अब 50 इसको मिलेंगे। तो ये वाला अपने इलाके में तरक्याती काम करवाएगा, ये अपने इलाके में करवाएगा। इसको जब 50 मिलना शुरू हुए तो इसने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, ये इलाका तरक्की करना शुरू हो गया। हिंदुओं को ये बात रास ना आई, उन्होंने तहरीक स्टार्ट की, इन चीज़ को तस्लीम को मंसूब कर। आखिरकार 1911 में इसको जॉर्ज पंजून था, उसके हुक्म से इस तस्लीम को मंसूब कर दिया गया। यहाँ पे मुसलमानों ने देखा कि हिंदू इस जमात के थ्रू गवर्नमेंट पे प्रेशर दे रहे हैं कि जी आपने अगर तस्लीम ना किया तो हम बाइकआउट कर देंगे। अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ जब यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो हम चीज़ें वहाँ से मंगवाते थे, उनके मुल्क से वो पैसा कमाते थे। मज़े की बात, कपास हमारे मुल्क में काश्त होती थी, यानी कपास हमसे लेके जाते थे, उसी कपास का कपड़ा बेच 2 रुपये की कपास लेके जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उसका कपड़ा बनाते हैं, वही कपड़ा 20 रुपये का सेल करते हैं। यानी वो इस तरह कमा रहे थे। इन्होंने कहा हम बाइकआउट कर देंगे, अंग्रेज ज़्यादातर हिंदुओं ने कहा, हिंदू ज़्यादा तादाद में थे। इस डर से इन्होंने इसको मंसूब कर दिया 15 को, ठीक है, जॉर्ज पंजून के ऊपर 1905 में हुई और 11 में मंसूब हो गई, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने तकसीम की थी और जॉर्ज पंजून ने अगर की थी। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये तकसीम बंगाल थी। यहाँ पे हमने देखा भी हमारी अगर कोई जमात होती तो आज हम भी प्रेशर डालते, हमें ज़रूरत पड़ रही थी कि हम अपनी अलग जमात करें। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाता है शिमला वफद। नाम थोड़े बोरिंग है, आप लोग इसमें वो ना करें। शिमला कहते हैं जगह को, ये बड़े सगीर में एक जगह थी, जिस तरह हमने कहा कि बनारस एक जगह थी, शिमला एक जगह थी। वफद कहते हैं इंग्लिश में डेलीगेशन। वफद चंद लोग इकट्ठे होकर जब कहीं जाते हैं उसको, आप 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं और पहुँच जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में अपनी कोई डिमांड लेके, ये आता होगा। इस तरह ये 35 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद बरतानिया हुकूमत के पास गया और जाके कहा कि जी आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। अब सवाल है, ये एक क्वेश्चन आता है पेपर में, सेपरेट इलेक्टोरेट या जुदागाना तरीका इंतखाब से क्या है। जुदागाना तरीका इंतखाब ये है कि फॉर एग्जांपल आप बॉयज़ और गर्ल्स बैठे तो सेम सिस्टम ये होता है कि सीटें हैं, आपने एडमिशन लेना है, बॉयज़ को डालना है, गर्ल्स को डालना है। अब क्या होता है कि बॉयज़ की जगह पे गर्ल्स नहीं आएंगी, गर्ल्स की जगह पे बॉयज़ नहीं आएंगे, उनका कंपटीशन उनसे नहीं होगा, उनका उनसे नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 सीटें बॉयज़ की हैं तो 20 सीटों पे बॉयज़ नहीं आना है, और 20 सीटें गर्ल्स की हैं तो उन पर गर्ल्स नहीं आना है, बॉयज़ नहीं जा सकते। यहाँ पे ये चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पहले क्या सिस्टम था यहाँ पे जुदागाना तरीका इंतखाब मांगने से पहले, तो ये था कि सीटें 40 ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, 40 सीटें हैं, उस पर कहा हुआ था कि ये हिंदू भी आ सकते हैं, मुसलमान स्पेसिफाई भी किया हुआ था। अब मुसलमान कम तादाद में थे, जिस सीट पे मुसलमान आते थे इलेक्शन लड़ने, फॉर एग्जाम्पल MP की सीट पे इलेक्शन में मुसलमान आता है तो आगे से हिंदू ज़्यादा तादाद में थे, वो आके प्रेशराइज करते थे, बैठ जो नहीं तो लिटा देंगे, यहीं मार देंगे। तो डरा धमका के उनको जो है सीट से हटा देते थे, उस सीट पे भी खुद इलेक्शन करते और अपनी ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब शिमला वफद मांगने गए तो अंग्रेज़ हुकूमत ने धक्के छुपे अल्फाज में हमने एक बात की कि भाई आप जिस तरह हमारे पास आए हैं, अब किस हैसियत से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। हमने कहा हमारे पास मुसलमान की हैसियत से नहीं, मैंने यहाँ पे बात की कि सियासी जमात का काम होता है अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम करना, डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा जी आप किस जमात के थ्रू हमारे पास आए हैं? अब जमात उस टाइम एक ही थी जो कांग्रेस थी। अगर ये कहते हैं कांग्रेस की तरफ से आए हैं तो इट्स मीन के कांग्रेस की तरफ से अगर ये आए हैं तो कभी भी हम ये नहीं मान सकते कि हम अलग कौम हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था ये बड़े सगीर जो है यहाँ पे हिंदू और मुसलमान रहते हैं, ये सारे हिंदुस्तानी हैं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, ये एक ही जमात है। अब अगर जमात को एक्सेप्ट करते हैं तो आप वो कहेंगे एक ही कौम हो, फिर अलग किसकी आप मांग रहे हो इलेक्शन। जब उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कहा कि जब आप अपनी हैसियत से आए हैं तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते, पहले जाएँ आप अपनी सियासी जमात ढके छुपे अल्फाज।
तो ये 1906 में सीधा वापस आए, आते ही इन्होंने मुस्लिम लीग बना ली। अब मुस्लिम लीग क्या थी? मुसलमानों की अलग जमात, जैसे आज हम नून लीग कहते हो, ये सारी इन्हीं लीग से टूट के बनी हुई जमातें, ठीक है। आगे ये डिवाइड होती गई। अब मुस्लिम लीग का क़याम हुआ 1906 में, ठीक है। ये मुसलमानों की अलग जमात है। अब जब ये जमात बनी तो मज़े की बात 1906 में मुस्लिम लीग भी बन चुकी है। 1906 में कायदे आज़म बजाय इसके मुसलमानों की जमात को ज्वाइन करें, ये हिंदुओं की जमात को ज्वाइन करें। वजह क्या है? कश्यप आप बताओ, आप नहीं बता अली ताकि वो कांग्रेस वाले जो मशवरा करेंगे हिंदुओं की तरह वो क्या करना चाह रहे हैं, मुसलमानों का आपको साथ जो है उसको हो रहा है। अली आप क्या कहते हैं, या आप खामोश हैं किसी कहते हैं? चले, अब इसमें ये था कि कायदे आज़म साहब, हमारे यहाँ पर मज़े की बात बताते चलो कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, कायदे आज़म हो, सैयद अहमद खान हो, अल्लामा इकबाल हो, सबकी ये कोशिश थी कि बड़े सगीर को तस्लीम ना करें, मिलजुल के रहें। वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हम अपने मज़हब के मुताबिक, वो हमें तंग ना करें, हम हमें तंग ना करें। तो खैर जब ये हुआ तो इन्होंने सिर्फ यही शो करने के लिए कि हम अलग नहीं होना चाहते, हम आपके साथ हैं। कायदे आज़म ने उनकी जमात को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग को ज्वाइन ना किया। अब 1909 में मिंटो मॉरले इस्लाहत आ जाती है। मिंटो एक नाम था, मॉरले एक दूसरा नाम था, दो नाम थे, अंग्रेज थे, एक वाइसराय था, दूसरा सेक्रेटरी था, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर इस्लाहत नाफिज की, जिनको हम कहते हैं मिंटो मॉरले इस्लाहत। अब सवाल ये पैदा होता है इस्लाहत क्या होता है, तो अब क्वेश्चन कर दिया करें, जो चीज़ नहीं आती यहाँ पे शर्माने की जरूरत नहीं है। इस्लाहत कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अब हमारे यहाँ जैसे अब आइन है, ठीक है। आइन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर रेगुलेट टू रन द कंट्री। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको हम आइन कहते हैं। अंग्रेज इसको इस्लाहात कहते थे, जो कानून नाफिज करते थे, ठीक है। इन्होंने 1909 में जो है इस्लाहत नाफिज की, जिनको नाम दिया गया मिंटो मॉरले इस्लाहत। अब मिंटो मॉरले इस्लाहत जो है, इनमें क्या था? कानून थे, यानी किस तरह मुल्क को चलाया जाएगा उसके हवाले से कानून थे। अब कानून जब इन्होंने बनाए, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपके याद रखने की हैं। दो पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट हैं। क्या? पहला पॉइंट ये था कि इन्होंने ये कहा, पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जुदागाना तरीका इंतखाब की हमने पढ़ा था ना कि शिमला वफात में हम गए जुदागाना इंतखाब के लिए, हो गए यानी यहाँ पे नहीं कहा मैंने, ये गए 35 अफराद, इन्होंने जाके कहा कि जुदागाना तरीका इंतखाब से, उन्होंने कहा जी आप किस ऐसे हैं, पहले जमात को बनाए। अब यहाँ पे इन्होंने जमात तो बना लिया, फिर जमात के बाद जो इवेंट आ रहा है ये इन्होंने कानून बनाना है। अब कानून में इन्होंने लिख के देना था ना, ये काम आपका हो गया। तो इन्होंने पहली बात तो ये मान ली कि जुदागाना तरीका इंतखाब ओके हो गया। जुदागाना तरीका इंतखाब मानने का मकसद ये था कि इन्होंने मुसलमानों को अलग कौम मान लिया। पहला पॉइंट ये था मेन, जैसे और भी थे जो इम्पोर्टेंट है वो था। दूसरा इन्होंने कहा कि हर 10 साल बाद यानी हर 10 साल बाद बरतानिया हुकूमतनाएं इस्लाहत जारी करेंगे, ठीक है। यानी ये वाली इस्लाहत खत्म हो जाएंगी, ये वाले कानून खत्म हो जाएंगे, इसलिए 10 साल बाद और इस्लाहत नाफिज होंगे। क्या देखे आगे हाथ जो साइड पे, ठीक है। अब ये हो गया, ये इसके 2 पॉइंट याद रखने के इम्पोर्टेंट हैं जो हमने मिंटो मॉरले इस्लाहत में पढ़े, क्योंकि आगे ये इवेंट दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, फिर आपको पता है। उसके बाद है कानपुर मॉस्क का वाक़या। कानपुर मस्जिद का वाक़या ये था कि एक रोड बनाना था, रोड की एक साइड पे मंदिर था, एक साइड पे मस्जिद थी। अब सवाल ये था कि मंदिर को हटाना है या मस्जिद को हटाना है, तो उन्होंने जी मस्जिद को हटा दिया गवर्नमेंट। इस बात पे एक बकुआ हुआ कि देखें जी उनकी अपनी पार्टी है, वो बड़ी है, वो स्ट्रॉन्ग है, उनकी बात मानते हैं, हमारी नहीं मानते।
तो हम इस वजह से भी कुछ यूनाइट हुए कि देखें जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर हमने आके इसको भी लेके चले। ये भी वाक़या है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कानपुर मॉस्क का वाक़या क्या है, तो ये मस्जिद का एक इशू था। वो कहते थे कि मंदिर या तो मंदिर तोड़ना था या मस्जिद तोड़नी थी, तो इन्होंने मस्जिद तोड़ने का किया। उसके बाद है कायदे आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग, रोड बनाना था ना, रोड को खुला करना था, रोड तंग था। अब या फॉर एग्जाम्पल इधर मस्जिद है उधर मंदिर है, या ये साइड तोड़ के रोड बड़ा करेंगे या वो साइड, तो उन्होंने ये साइड तोड़ने का किया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कायदे आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग। अब 1906 में मुस्लिम लीग बन रही है, कायदे आज़म 1913 में ज्वाइन कर रहे हैं। मज़े की बात, जब कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, उस टाइम कांग्रेस के भी मेंबर थे। यानी 1913 से कायदे आज़म दोनों सियासी जमातों के मेंबर हैं, कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी। अब जब दोनों जमातों के मेंबर हैं, फिर इन्हीं की कोशिश से ये आलमी जंग, ये भी शॉर्ट सा बता देता हूँ, वैसे इसके बाद ये टॉपिक लिंक है। आलमी जंग जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होता है, पहली आलमी जंग 1914 से 18 तक 4 साल लगी रही। इसमें 2 ग्रुप बने थे। वो आपस में, वो ग्रुप कहता था पूरी दुनिया पे मैं हमला कर लूँ, वो कहता था मैं हमला कर लूँ। वो एक ग्रुप कहता है मेरी हुकूमत और दूसरा कहता है मेरी। इस मकसद के लिए जंग हुई, 4 साल जंग ठीक हो गया। उसके बाद है इसी को देखते हुए 1913 को, अब 1913 से कायदे आज़म मुस्लिम लीग के भी मेंबर हैं, कांग्रेस के भी, दोनों जमातों के लीडर हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इन्हीं की कोशिश से एक इवेंट हुआ, ये इवेंट लिंक्ड है इसके साथ। नहीं छोड़ी, वो आगे आ रहा हूँ मैं, जहाँ छोड़ी लखनऊ आ गया। अब लखनऊ पैक्ट कायदे आज़म की कोशिश से हुआ है। लखनऊ एक जगह का नाम था, मुआहिदा पैक्ट या इस्लामिक ट्रीटी, भाई इकट्ठे बैठ के बातचीत कर लेते हैं। लखनऊ में बैठाया दोनों कौमों को, उनको भी बिठाया उनको भी बिठाया, पूछा जी हाँ आप क्या चाहते हैं, क्यों लड़ रहे हैं। मुसलमानों ने कहा जी जुदागाना तरीका इंतखाब। तो उनसे पूछा, उन्होंने अपनी डिमांड दी। कायदे आज़म ने ये क्या, क्योंकि दोनों, मैं फॉर एग्जाम्पल बतौर लीडर यहाँ पे ठहरा, बतौर टीचर मैं आपको कहता हूँ बॉयज़ को कि यार आप जो है ये बात मान लो, गर्ल्स को कहता हूँ आप इनकी ये बात मान लो, आपस में लड़ाई नहीं करो, मिलजुल के। कायदे आज़म ने सेम ऐसे काम किया, दोनों पार्टी को इकट्ठा किया और मिला के इनके जो मसाइल थे उनको सॉल्व करवा दिया। और ये आपकी तारीख का पहला इवेंट है, ना इससे पहले कभी इकट्ठे हुए हिंदू और मुसलमान, ना इसके बाद आज तक कभी इकट्ठे हुए। ये पहली दफा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी हिस्ट्री का, लखनऊ पैक्ट, यानी तारीख में पहली दफा हिंदू और मुसलमान एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए, एक दूसरे की बात को इन्होंने एक्सेप्ट किया कायदे आज़म की कोशिश से। यहीं पे कायदे आज़म को सफीर अमन का खिताब भी मिला। सफीर अमन समझते हो, यानी अमन का सफीर है, दोनों कौमें लड़ रही थी आपस में, इन्होंने सुलह करवा दी, अमन। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक और मजे की बात, अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि वो कौन, यानी अंग्रेजों ने मुसलमानों को कब अलग कौम तस्लीम किया। अली साहब, अंग्रेजों ने मुसलमानों को कब अलग कौम तस्लीम किया? जब 1909 में मिंटो मारे साहब ने जुदागाना तरीका इंतखाब को माना। यहाँ पे जुदागाना तरीका इंतखाब मानने का मकसद ये था कि इन्होंने हमें अलग कौम तस्लीम कर लिया है। अब मजे की बात बताता चलूँ कि जब इन्होंने हमें अलग कौम तस्लीम किया, हिंदू हमें नहीं मानते थे, अंग्रेजों ने मान लिया है, हिंदू नहीं मानते थे। हिंदुओं ने पहली दफा हमने कब माना? 1916 में लखनऊ में अलग कौम माना। कश्यप कब माना? लखनऊ पैक्ट में कि ठीक है जी ये अलग कौम है, हम मानते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात। इसमें 2-3 इवेंट मिस हैं, वो मैं दोबारा कर देता हूँ। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात क्या है? मॉन्टेगो एक नाम था, चेम्सफोर्ड दूसरा नाम था, ठीक है, एक सेक्रेटरी था और एक वॉइसराय था। अब दोनों ने मिलकर इस्लाहात जारी की। अगर याद हो 1909 में हमने ये बात की थी कि हर 10 साल बाद बरतानिया हुकूमत नई इस्लाहात जारी करेगी। 9 के बाद अगर 10 साल ऐड करें 19 होता है, ये 19 में वही इस्लाहात, यानी वो खत्म हो गई, दोबारा इस्लाहात आ गई। इसमें भी इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, जो अहम पॉइंट था, ये भी बहाल रहा। इसमें इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी कि हर 10 साल बाद बरतानिया गवर्नमेंट एक नई इस्लाहात जारी करेगी। इसमें आगे ऐड कर दिया कि तमाम सियासी जमातों की मर्जी के मुताबिक, यानी जो इस्लाहात आएगी वो
बरसगीर की तमाम सियासी जमातों की मर्जी के मुताबिक होंगी। अब सियासी जमातें उस टाइम कौन सी थी बरसगीर में? और कांग्रेस, दोनों की मर्जी से आना था। अब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं 10 साल बाद, 10 साल कब बनते हैं 1919 में, अगर 10 ऐड करें 29 यहाँ पे आने थे दोबारा इस्लाह, लेकिन ये इस्लाह लेट होती होती यहाँ पे आई। उसकी क्या रीजंस हैं वो हम देखें। अच्छा, इसके बाद ये स्टार्ट हो गई। यहीं पे एक और टॉपिक था, स्पेस की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसमें क्या था 1919 में और भी इवेंट थे। 1919 में एक तो था, आप देखते हैं कि ये वहीं पे ऐड कर दीजिएगा। 1919 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट था तहरीक खिलाफत। फिर उससे पहले मैं लिख देता हूँ रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था, जिसे रोल्ट एक्ट भी कहते हैं? रोल्ट एक्ट ये था कि बरतानिया हुकूमत ने एक एक्ट जारी किया, यानी ऑर्डर जारी किया, हुक्म जारी किया। उसमें कहा कि बरतानिया गवर्नमेंट बगैर ये बताए कि किसी का कसूर, अब अली रोड पे जा रहा है, इसको पुलिस वालों ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया है, पुलिस ये बताने की आपको किया नहीं अजीज जनरल, पुलिस पाबंद नहीं है बताने की कि इसको किस वजह से अरेस्ट किया है। यानी बरतानिया गवर्नमेंट ने इस तरह का एक एक्ट जारी कर दिया। तो कायदे आज़म ने इसकी मुखालफत की और मुखालफत करते हुए कहा कि कोई भी महज़िब कौम एक अमन के माशरे में रहते हुए ऐसे कानून को नहीं बर्दाश्त कर सकती, लिहाजा ये कानून गलत है, इसको वापस लें। जब वापस ना लिया गया तो कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उनसे भी इस्तीफा दे दिया। आपकी ये दोनों पार्टियां भी छोड़ी और आउट करती चली। आप कह रहे थे ना पार्टी छोड़ दी थी, वो यहाँ पे छोड़ दी, मुस्लिम लीग भी छोड़ दी। एहतजाज है क्योंकि गवर्नमेंट जो है अंग्रेज़ों की थी, भाई आप नाकाम हो गए हो, मैं मुखालफत करता हूँ, एहतजाज करता हूँ, मैं छोड़ के जा रही है, बड़ी है सियासत, मैं जा रहा हूँ, ये चले गए। अब कायदे आज़म साहब जब चले गए 1919 में, दोनों जमातें छोड़ दी। छोड़ने के बाद ठीक है, यहाँ पे फिर आगे भी वो करता हूँ, मैं तहरीक खिलाफत वाला भी साथ ऐड करता जाता हूँ। 1919 में से 24 तक तहरीक खिलाफत स्टार्ट हुई, ठीक है। तहरीक खिलाफत क्या थी, सिंपली बता दूं, तहरीक कहते हैं कि कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, खिलाफत के लिए कोशिश कर रहे थे। तुर्की एक मुल्क था, ये समझ लें दो ग्रुप थे, तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये एक ग्रुप था। उसके बाद बरतानिया, अमेरिका और रूस वगैरह वगैरह और भी हैं, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप था। अब बरतानिया अंग्रेजों हमारे मुल्क पे भी हुकूमत कर रहे थे अंग्रेज, तो बाकी ये ग्रुप पूरी दुनिया पे हमला करना चाह रहा था। ये इसमें पहली आलमी जंग जो है, इसमें ये पहली आलमी जंग की बात कर रहा हूँ, इसमें दो ग्रुप बने। वो ये ग्रुप कहता था पूरी दुनिया में मैं हुकूमत करूँ, ये कहता था मैं हुकूमत करूँ। अब तुर्की जो था ये मुसलमानों का मुल्क था, इसने इस ग्रुप का साथ दिया। जब जंग हुई ये ग्रुप जीतता नजर आ रहा था, ये हारता नजर आ रहा था। अब बरतानिया ने कहा कि भाई इनको तो मैं देखूंगा बाद में, पहले तो तुर्की को देखूंगा, इसने मेरे दुश्मन के साथ कैसे दोस्ती की है। बरतानिया ने ये कहा कि यहाँ पे इसने करना था हमला, और हमारे मुकद्दस मकामात खाना काबा, मक्का, मदीना, ये पहले तुर्की के हिस्से में थे। इन्होंने कहा जी हम आप पे हमला करते हैं, अगर ये यहाँ पे यानी अंग्रेज़ हुकूमत हमला करती है तो हमारे मुकद्दस मकामात को भी नुकसान पहुँचेगा। खाना काबा है उसको नुकसान पहुँचाएंगे, मक्का मदीना में जाएंगे तो हमारे मुकद्दस मकामात, हमारी मस्जिदें, हमारी इबादत है वहाँ पे हैं, तो उनको नुकसान पहुँचाएंगे गैर मुस्लिम। हम इस मकसद के लिए बरसगीर के जो मुसलमान थे, यानी हिंदू और मुसलमान जहाँ इकट्ठे रह रहे थे, यहाँ से हम निकले, तुर्की की मदद के लिए हमने तहरीक स्टार्ट की। जब तहरीक स्टार्ट की तो हम तहरीक के हमारे बेसिक 3 मकासद थे। कोई लॉन्ग क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे मैं वैसे थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। 3 मकासद थे कि तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए। तुर्की में निज़ाम था खलीफा का, यानी एक खलीफा होता था, वो फौत होता है तो उसका जानशीन या बड़ा बेटा जो होगा वो खलीफा बनेगा, फिर वो फौत होगा उसका बड़ा बेटा बनेगा, ये सिस्टम था। तो अंग्रेज़ आते तो ये खिलाफत को ख़त्म कर देते और अपने काम करते। हम ये नहीं चाहते थे। दूसरा हमारा मकसद था कि मुसलमानों के मुकद्दस जो उनके मुकद्दस मकामात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तीसरा हमारा मकसद था कि तुर्की के हिस्से पकड़े ना किए जाए, यानी तोड़ा ना जाए, कब्जा ना किया जाए, जैसे तुर्की मौजूद है ऐसे रहे। ये हमारे मकासद के तहरीक खिलाफत।
ठीक हो गया। अब रोल टैक में उन्होंने छोड़ दिया, दोनों पार्टियों को चले गए। उसके बाद 1920 आता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम। सर सैयद अहमद खान थे, 1875 में उन्होंने एक स्कूल बनाया, एम ए स्कूल, 2 साल बाद कॉलेज बना और उनकी वफात के बाद 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से शुरू हुआ। ये वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से आपकी इस तहरीक पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लीडरान थे वो इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। शौकत अली था, जवाहर अली था, ये सारे इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे और इनको अलीग्स कहा जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो पढ़े होते हैं उनको अलीग्स कहते हैं। उसके बाद जी हाँ, तो अलीगढ़ में उस टाइम अलीगढ़ एक जगह थी उसमें बरसीर में। फिर आ जाता है 1923। 1923 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की है। दोबारा सारा इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टियों से रिज़ाइन कर चुके थे, बाहर जा चुके थे। फिर 1923 में दोबारा आए और मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ठीक हो गया। अब उसके बाद होता है दिल्ली मुस्लिम तजावीज़। ये दिल्ली हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहा है, मुस्लिम मुसलमानों की, और तजावीज़ कहते हैं राय को